हाँ, अब शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये हमने पोर्शन पढ़ लिया था एसेट, लायबिलिटीज, एक्सपेंसेस और इनकम। ठीक है, इनकम के बाद हम पढ़ेंगे जो हमारा नेक्स्ट है, दैट इज डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होता है कि किसी भी एसेट का वैल्यू कम होना। माइंड इट, इसका मतलब ये नहीं होता कि आपका कोई सडनली मनी डिक्रीज हो जाता है। मनी डिक्रीज नहीं होता, बेसिकली इट इज अ नॉन कैश एक्सपेंस, जो कि आप देख रहे होगे स्क्रीन पे, आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे भी लिखा हुआ है, इट इज अ नॉन कैश एक्सपेंस। ओके, राइट, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, बिल्कुल सही। और नेक्स्ट है, इसको हम दूसरा बोलते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस। आप एक चीज समझना हमेशा, जो डेप्रिसिएशन होती है वो किसी के साथ जुड़ी होती है। कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई मशीनरी खरीदी, मशीनरी आपकी 5,000 रुपए की है, तो इसमें से अगर डेप्रिसिएशन वो बोलता है कि 5, चलो 500 की लगा के चलते हैं, और 10% की डेप्रिसिएशन होगी, तो 10% की डेप्रिसिएशन, दैट मीन्स उसकी वैल्यू जो है 50 रुपीज से कम होगी। तो अब ये जो मशीनरी होगी, अब जब कल आप मार्केट में बेचने जाओगे तो ये 450 की बिकेगी। ठीक है, इसके डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स है जो कि हम आगे पढ़ेंगे, उतना डिटेल में फिलहाल अभी जाने की जरूरत नहीं है। तो ये आपका डेप्रिसिएशन है। इसके अलावा आपका डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या होता है? डिस्काउंट बेसिकली, किसी कभी भी मार्केट में आप चीजें लेने जाते हो, तो कोई जैकेट खरीदोगे, कुछ खरीदोगे, आपने देखा होगा दुकानों पे आपका डिस्काउंट लिखा होता है। बट यहाँ पे अकाउंट्स में दो टाइप के डिस्काउंट होते हैं। ठीक है, एक होता है आपका ट्रेड डिस्काउंट और दूसरा होता है आपका कैश डिस्काउंट। ठीक है, तो ट्रेड डिस्काउंट में क्या होता है? ट्रेड डिस्काउंट, और दूसरा होता है कैश डिस्काउंट। देखो, ट्रेड डिस्काउंट हमें तब मिलता है जब हम चीजें बल्क में खरीदते हैं। जैसे आपने देखा होगा, आप में से सभी पुरानी मंडी तो गए होंगे, वहां पे बाहर वो सेल सेल के लिए करके चिल्लाता है। तो आप कोई चीज अगर खरीदने जाते हो वहां पे, तो वो पहले बोलता है, हाँ जी कितने की भैया, 500 की ले जाओ, 500 की। फिर आप बोलते हो कि कोई बात नहीं भैया, कम करो थोड़ा सा। तो वो क्या कहता है, वो आपको बोलता है 500 की चीज आपको 400 में मिल जाएगी। ठीक है, फिर भी आप थोड़े और चालाक होते हो, आप क्या करते हो, 350 रुपए दे के वो सब चीज खरीद लेते हो। ठीक है, तो बेसिकली देर आर टू टाइप्स ऑफ डिस्काउंट। ये देखो, आप 500 से 400 एक डिस्काउंट मिला है, जिसको नाम हम बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। और दूसरा 450 से 350, ये जो 50 रुपए का डिस्काउंट है, इसको हम बोलते हैं कैश डिस्काउंट। ठीक है, जो ट्रेड डिस्काउंट होता है वो कभी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं आता। एक चीज हमेशा याद रखना, ट्रेड डिस्काउंट होता है वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं आता। जब भी आपको कहीं लिखा होगा कि ट्रेड डिस्काउंट दिया गया है, तो आपको वो डिक्रीज पहले ही कर देना है अमाउंट में से, और जो बचेगा वो आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखोगे। बुक्स ऑफ अकाउंट्स मीन्स कि जर्नल में आप उसी की एंट्री डालोगे। ठीक है, वॉइस ब्रेक हो रहा है सर जी, अपना नेटवर्क चेक कीजिए। बाकियों को भी यही इशू आ रहा है? रिप्लाई, ठीक है, अपना नेटवर्क चेक कीजिए जुबेर। ठीक है, तो हमेशा याद रखना कि ट्रेड डिस्काउंट एक सेपरेट चीज है। ये हम ना जर्नल में भी आगे पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे इसको विद एंट्रीज। ठीक है, तो अभी हम सिर्फ एक ध्यान में रखते हैं कि जब भी ट्रेड डिस्काउंट की बात करेंगे, जब भी बल्क में आपने चीजें खरीदी, उस टाइम आपको ट्रेड डिस्काउंट मिलता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपने क्या किया, एक होलसेलर के पास के पूरा का पूरा माल उठा लिया। ठीक है, वो माल सपोज 1 लाख रुपए का था, 1 लाख। और उसने बोला, भैया ये 1 लाख रुपए का सामान है। तो मैंने उससे पूछा कि कितने में दोगे, तो वो बोलता है 90,000। तो 90,000 का वो क्या करता है, एक वाउचर बनाता है, ताकि हम उस चीज को 90,000 में खरीदे। बट हम क्या करते हैं कि 80,000 रुपीज, या फिर जितना भी, इससे कम रुपए पे करते हैं, 85,000 लगा के चलते हैं। तो यहाँ देखो, दो टाइप के डिस्काउंट है। एक तो जो हमने जब बल्क में सामान था, तो हमने बोला भैया सारा उठाना है मैंने, कितने में दोगे? तो वो जो 10,000 रुपए है,
ये 10,000 रुपए का वाउचर नहीं बना, आप देखो वाउचर नहीं बना, इसीलिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं आता है। ठीक है, तो इसके बाद जो डिस्काउंट 5,000 का मिला, इसको हम बोलते हैं कैश डिस्काउंट। ये आपका बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जरूर आता है। तो आप एक काम करना कि ये कॉपी रख लेना, एक पेन रख लेना, कुछ चीजें होती है जो सेपरेटली डिस्कस की जाती है, वो आप नोट डाउन करते रहना। ठीक है, उसके अलावा व्हाट इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब होता है कोई भी खर्चा जो आपने पे नहीं किया है। ठीक है, जब पे नहीं किया है तो वो आपके लिए एक लाइबिलिटी बन जाती है। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस विल ऑलवेज बी ए लाइबिलिटी। ठीक है, उसी तरह प्रीपेड एक्सपेंस है। प्रीपेड एक्सपेंस वो एक्सपेंस है जो पहले ही आपने पे कर दिए हुए हैं, अभी उसका एक्सपेंस अभी होना ही था कि आपने पहले ही किसी को पेमेंट कर दिया। आपने देखा होगा कि आप दुकानदार किसी किसी से सामान लेने जाते हो तो आप उसको पेमेंट कर देते हो पहले। ठीक है, ओके, कौन सी वाली? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमेशा एक्सटर्नल लाइबिलिटी रहेगी, क्योंकि किसी से रिलेशन में होगा, ये एक्सपेंस किसी से रिलेशन में होगा। ठीक है, तो ये हमेशा आउटस्टैंडिंग एक्सटर्नल लाइबिलिटी रहेगी। उसी तरह प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस आपका वो एक्सपेंस होता है जो आपने पहले ही पे कर दिया होता है, जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे पेड इन एडवांस। उसके अलावा एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम होती है इनकम अर्नड बट नॉट रिसीव्ड। अब जैसे आपने रिसीव नहीं की है लेकिन आपने अर्न कर लिया है, तो ये आपके लिए हमेशा एसेट होगा। वेट वेट वेट, अच्छा रिप्लाई ज्यादा मत कीजिए, अगर आपका क्लियर हो जाता है डाउट तो उतना ही छोड़ दिए, इस तरह हम कंसंट्रेशन इधर उधर होती है। ठीक है, अगर आपका क्लियर हो जाता है वहीं पे छोड़ दो, आगे चलते हैं। चलो, एक्रूड इनकम मतलब इनकम अर्न बट नॉट रिसीव। इनकम अर्न कर ली है आपने लेकिन रिसीव नहीं की है, तो दैट मीन्स कि दैट विल बी टेकन एज एसेट। और उसी तरह एक इसका अपोजिट होता है इनकम रिसीव्ड बट नॉट अर्न। तो ये जो है इनकम रिसीव आपने कर लिया, किसी से पैसा रिसीव कर लिया लेकिन आपने वो कमाया नहीं, तो इट विल ऑलवेज बी टेकन एज लाइबिलिटी। तो इन चीजों को लिख लेना सेपरेटली। ठीक है, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, उसी तरह एक्रूड इनकम, इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड एक्रूड इनकम होती है। ठीक है, उसी तरह बैड डेट, बैड डेट क्या होता है कि जब कोई बंदा कोई कोई डेटर आपको पैसा नहीं दे पाता वापस। ठीक है, वो जब पैसा नहीं दे पाता, जैसे विजय माल्या ने अपना पैसा नहीं चुका पाया, तो उसका क्या हो गया, पूरा अकाउंट बैड डेट हो गया। ठीक है, तो बैड डेट विल ऑलवेज बी टेकन एज लॉस। हमेशा याद रखना, ये हमेशा लॉस की तरह काउंट होगा। ठीक है, इंसॉल्वेंसी, इंसॉल्वेंसी मतलब कि अब वो पेमेंट नहीं कर पाए। ठीक है, लाइक विजय मल्ल्या, अल्टीमेटली ही हैड टू रन। ठीक है, तो आगे चलते हैं थोड़ा सा, इसको समझने से पहले परचेजेस रिटर्न और परचेजेस सेल्स। जी सर। हाँ जी सर, हाँ जी मैम। सर कल जो आपने लास्ट में पढ़ाया था सैलरी प्रीपेड और सैलरी आउटस्टैंडिंग, ओके। तो सर अभी जो एक सर अभी जो आपने एक टॉपिक पढ़ाया एक्योर्ड इनकम, एक्योर्ड इनकम, सर वो वही चीज हो गई जिसमें कि जी जी, सैलरी। बिल्कुल बिल्कुल ओके सर, थैंक बिल्कुल यू। बिल्कुल। तो आगे हम पढ़ते हैं परचेजेस और सेल्स। इसको पढ़ने से पहले हमें एक चीज नोटिस करनी पड़ेगी, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हमें पढ़ना है, दैट इज स्टॉक। व्हाट इज स्टॉक? स्टॉक वो होता है कि जो बिजनेस अपने पास रखता है ताकि उसका सेल कर सके, और अगर सेल करेगा तो इस स्टॉक को बनाने के लिए परचेजेस करनी पड़ेगी। ठीक है, तो एक स्टॉक होता है, दिस स्टॉक इज टेकन एज माइंडेड। परचेजेस और सेल्स हमारे लिए एसेट नहीं होते, स्टॉक हमारे लिए एसेट होता है। ठीक है, और इसी स्टॉक को हम परचेज करते हैं, बढ़ाते हैं,
और इसी स्टॉक को हम जब सेल्स करते हैं तो स्टॉक घटता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। इसी तरह परचेजेस को, जो आपने परचेजेस की थी उसको जब आप रिटर्न कर देते हो, सपोज उसका आर्टिकल खराब है, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो आप अगर रिटर्न कर देते हो तो उस चीज को बोलते हैं परचेजेस रिटर्न। दीज आर सेपरेट टू थिंग्स। कि एक से क्या होता है, जो परचेजेस से आपका स्टॉक बढ़ रहा था, लेकिन परचेजेस रिटर्न से आपका स्टॉक ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह सेल्स का अपोजिट है सेल्स रिटर्न। सेल से आपका क्या होता है कि आपका स्टॉक डिक्रीज होता है, वेयर एज अगर सेल्स रिटर्न होती है तो ऑटोमेटिकली स्टॉक वापस इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो इन चीजों को बड़े ध्यान से समझना है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। आप एक चीज हमेशा समझना कि वहां पे वो क्वेश्चंस जब पूछते हैं ना, तो बहुत ही दिमाग लगाया होता है। जो टीचर्स होते हैं उन्होंने बड़े अच्छे से सेटअप किया होता है। देखो जैसे फॉर एग्जांपल आपको वो बोलता है, एक क्वेश्चन दे देता है, परचेस्ड फर्नीचर फॉर रुपीज 10,000, और आपको सवाल में लास्ट में ऑप्शन में दे देता है कि इस ट्रांजैक्शन में बताओ एसेट क्या हो रहा है, इज एसेट इंक्रीजिंग, इज एसेट डिक्रीजिंग, या फिर नो चेंज, और लास्ट में नन ऑफ दीज। ठीक है, तो नन ऑफ दीज, अब देखो ये ऑप्शन है कि एसेट इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, या नो चेंज है, या नन ऑफ दीज है। लेकिन अगर देखा जाए ट्रांजेक्शन में, अगर आप एक एसेट खरीद रहे हो, फर्नीचर आपके पास बढ़ रहा है, उसी तरह कैश भी आपसे डिक्रीज हो रहा है। तो अगर एक एसेट आपके पास इंक्रीज हो रहा है, दूसरा एसेट आपके पास डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो आप इसका आंसर नो चेंज लगाएंगे। लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे करते हैं कि इसको प्लस कर देते हैं कि हाँ जी फर्नीचर खरीदा है, तो आप क्या करोगे, प्लस, कि इट विल बी इंक्रीजिंग। राइट, नो चेंज, बिल्कुल रियाज मलिक। तो उसी तरह नेक्स्ट हम चलेंगे आगे, इवेंट और ट्रांजैक्शन में क्या फर्क होता है। व्हाट डू यू मीन बाय इवेंट? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से पढ़ लेना। इसमें से एक या दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो आएगा, क्योंकि पिछली बार जो क्वेश्चन आया पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में, वो आपको एक सेट पैटर्न उन्होंने रख दिया हुआ है कि दे आर गोइंग टू, मतलब दिस टाइम जो पेपर होगा वो बहुत टफ होगा, और उसी तरह आपको तैयारी भी करनी है, क्योंकि पंचायत अकाउंट असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट लेवल का पोस्ट है, वेयर एज अकाउंट असिस्टेंट आपका अब स्टेट कैडर में आ चुका है। तो इस चीज को आप ध्यान में रखना, आपकी तैयारी भी उसी हिसाब से हो जाएगी। हाँ, पता है क्या, अब जैसे फर्नीचर, मैं चलो रिपीट कर देता हूँ। फर्नीचर आपने खरीदा था, तो फर्नीचर आपके पास इंक्रीज हुआ था, वेयर आप देख रहे थे कि उसमें कैश जो था 10,000 रुपया वो आपने दे दिया था। तो अगर देखा जाए तो नेट वैल्यू ऑफ द एसेट, वो पूछेगा नेट वैल्यू ऑफ द एसेट में क्या चेंज होगा। ठीक है, नेट वैल्यू ऑफ द एसेट, और आपका ऑप्शन होना चाहिए, ऑप्शन में प्लस माइनस या फिर नो चेंज और नन ऑफ दीज होगा। तो आपको हमेशा नो चेंज लगाना है, क्योंकि एक्चुअली में कोई चेंज नहीं हो रहा है इसमें। एक चीज आपके पास एडअप हो रही है और दूसरी चीज आपसे माइनस हो रही है। चलो आगे चलते हैं। जिनको डाउट होता है वो जो ग्रुप्स है, व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए हैं, वहां पे मैसेज कर दीजिए, कर दिया करे, तो मैं वहां पे रिप्लाई कर दिया करूंगा। ठीक है, चलो आगे, इवेंट एंड ट्रांजैक्शन। लेमैन में समझना, जितना लेमैन में अकाउंट्स को समझोगे उतना आपके लिए आसान होगा। इवेंट क्या होता है, इवेंट आपने देखा होगा, ऑर्गेनाइज करते ना हम इवेंट, बस उसी को लेके चलना है कि वैसे ही आपका इवेंट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल वो बोलता है कि विजय माल्या बिकेम इंसॉल्वेंट, और दूसरा ट्रांजैक्शन की बात करेंगे, परचेज्ड कंप्यूटर फॉर रुपीज
70,000। देखो इवेंट में आप देख रहे हो कि मॉनेटरी वैल्यू कुछ नहीं है। इवेंट में सिंपली आपका एक इवेंट है कि क्या हुआ है कि विजय माल्या इंसॉल्वेंट हो गया। वेयर एज परचेज कंप्यूटर की जब बात करते हैं तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि मनी का इन्वॉल्वमेंट हुआ है। तो ट्रांजैक्शन वो होती है जिसमें मनी का इन्वॉल्वमेंट हो। इवेंट वो होता है जो सिंपली एक अकरिंग है लेकिन उसमें पैसा नहीं। ठीक है, लेकिन अगर ऐसे ऑप्शन भी आता है आपके पास कि वहां पे आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा, जैसे फॉर एग्जांपल इस चीज को ध्यान में रखना, मैं आपको एक क्वेश्चन लिख के देता हूँ, इस चीज को लिख लेना आप कहीं पे। अब इवेंट और ट्रांजैक्शन सेपरेटली तो आ गया, कहीं कहीं ऑप्शन में ये होता है कि इज इट अ इवेंट, इज इट अ ट्रांजैक्शन, इज इट बोथ और नन ऑफ दीज। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन अगर लिखा होगा कि मिस्टर ए बिकेम insolvent and he paid rupees 5,000 as final payment। तो आप देख रहे हो यहाँ पे आपका इवेंट भी बन रहा है और साथ ही साथ आपका एक ट्रांजैक्शन भी है। तो इस ऑप्शन आपके पास ऑप्शन होगा, इज इट अ इवेंट, इज इट अ ट्रांजैक्शन, इज इट बोथ और नन ऑफ दीज। तो आपको बोथ लगाना है। ठीक है, तो इस तरह आपको क्वेश्चंस को देखना है और उसी हिसाब से आंसर करना है। आई होप कि आपको समझ आया होगा। एक बार रिप्लाई की कर दो। Financial event will be a transaction as well as an event। इवेंट की एग्जांपल मैंने अभी बताई आपको, जैसे मिस्टर ए बिकेम इंसॉल्वेंट। ठीक है, मिस्टर ए बिकेम इंसॉल्वेंट, तो इसका ये दिस इज एन इवेंट। ठीक है, वेयर अगर वो बाद में सपोज उसने 50,000 रुपीज पे करना था, बट उसने क्या किया, अब वो इंसॉल्वेंट हो गया, तो एक तो इवेंट भी आ गया कि वो मिस्टर ए बिकेम इंसॉल्वेंट एंड ही पेड 5,000 ओनली। ठीक है, और जो ये बाकी 45,000 होगा ना, दैट विल बी काउंटेड इन बैड डेट्स। ठीक है, इस तरह आपको देखना है ट्रांजैक्शन को वो पूछ क्या रहा है और उस हिसाब से आपने अकाउंट्स को आइडेंटिफाई करना है। नेक्स्ट चलें, एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर दो टाइप के होते हैं। आप जिस बच्चे ने बजट पढ़ा होगा तो उसको अच्छे से समझ आएगा। ये एक्सपेंडिचर दो टाइप के हैं, जैसे एक है कैपिटल और दूसरा है रेवेन्यू। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जो लॉन्ग टर्म के लिए, और रेवेन्यू वो एक्सपेंडिचर होता है जो शॉर्ट टर्म के लिए। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ बहुत कुछ लिखा हुआ है, सिंपली मैं आपको एग्जाम्पल एक बता देता हूँ कि कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस is a capital expenditure, whereas repair of house is a revenue expenditure। आपने देखा होगा जब रोड्स बनती है तो रोड्स का जितना भी सरकार पैसा देती है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में देती है, वेयर एज कल को जब मेंटेनेंस होती है उसकी तो वो हमेशा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आता है पैसा। ठीक है, आगे जाके जब डिपार्टमेंट में जाओगे तो आपको समझ आएगा ये क्या बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं। हाँ जी, अब हम पूछते हैं कि हमने जहां से शुरू करना है। तो मैंने आपको बताया था कल कि देयर आर सम रूल्स ऑफ जर्नलाइजिंग जिनको आपको यूज करना पड़ता है, और उसके बेसिस पे आप क्या करते हो, जो डिफरेंट अकाउंट्स है उन पे रूल्स लगाते हो और उसको जर्नल में प्लॉट कर देते हो। ठीक है, अब इसमें आपके पास दो अप्रोचेस है, कल भी बताया था मैंने। एक है मॉडर्न अप्रोच और दूसरी है
ट्रेडिशनल अप्रोच। जहां डाउट होगा आप मैसेज कर देना। अब आपको ना दोनों, मैं दोनों पढ़ाऊंगा, लेकिन जो आपको इजी लगेगी ना और जो मैं सजेस्ट करूंगा आप उसी के थ्रू जाना, दोनों समझाऊंगा, ठीक है। अब पहले हम पढ़ते हैं ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल में आपका 3 गोल्डन रूल्स आता है। ट्रेडिशनल में 3 गोल्डन रूल्स आता है। जिसने ये लिखा है ना ट्रेडिशनल इज बेस्ट, आई विल काउंटर इट लेटर। चलो आगे चलते हैं। 3 गोल्डन रूल्स में 2 अलग अलग पहले पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। एक है पर्सनल और दूसरा है इम्पर्सनल। पर्सनल में आपका है नेचुरल पर्सन, 3 अलग अलग पार्ट्स में है। आर्टिफिशियल पर्सन और थर्ड वन इज रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। अब देखो सिंपली आपको ना एक चीज याद रखनी है, किसी भी बंदे का नाम जब आ जाता है ना, नाम आ जाए या आर्टिफिशियल नेम आ जाए, कि जैसे फॉर एग्जांपल फलानी लिमिटेड, ए लिमिटेड, बी लिमिटेड, या फिर आपके पास आ जाए टाटा, ठीक है, कोई फर्म आ जाए, फर्म का नाम आ जाए, तो सिंपली उस वो पर्सनल अकाउंट होगा और सिंपली पर्सनल अकाउंट का आपको रूल लगा, ठीक है। ट्रू अंकुश परिहार। सिंपली आपने याद रखना है कि पर्सनल कहीं भी नाम आ जाए तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि जैसे मिस्टर ए लिख दिया है तो पर्सनल है, तो आपको पर्सनल का रूल लगा देना है। उसी तरह इम्पर्सनल में 2 अलग अलग पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। एक है आपका रियल और दूसरा है आपका नॉमिनल। तो रियल अकाउंट बेसिकली डील्स विद ऑल टाइप्स ऑफ एसेट्स, ठीक है। जितना भी एसेट होगा दैट कम्स अंडर रियल। एक मिनट, एक्चुअली कभी कभी सेंसिटिव हो जाता है पेन। रियल जितना भी ऑल एसेट्स की बात करता है, जहां भी आपको एसेट दिखा और चुपचाप करके रियल का रूल लगा दो, ठीक है। उसी तरह नॉमिनल, नॉमिनल डील्स विद ऑल टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस और ऑल इनकम्स, ठीक है। जब भी कहीं आपको एक्सपेंसेस दिखे या इनकम दिखे तो नॉमिनल का रूल लगाना है। जब भी आपको कहीं एसेट दिखे किसी भी ट्रांजैक्शन में तो रियल का रूल लगाना है। जब भी आपको किसी पर्सन का नाम दिखे तो पर्सनल का रूल लगाना है, ठीक है। तो ट्रांजैक्शन अगर देखी जाए, जैसे एक ट्रांजैक्शन में डिस्कस करता हूँ फिर हम आगे चलेंगे उसमें। अब इसी के थ्रू जैसे फॉर एग्जांपल एक ट्रांजैक्शन है कि डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक रुपीज 5000। तो मैंने आपको बताया था कल जब हमने प्रोसेसेस पढ़ी थी कि आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको आइडेंटिफाई करना है नंबर ऑफ अकाउंट्स इन द ट्रांजैक्शन, ठीक है। नंबर ऑफ अकाउंट्स, ल्यूका पेकोली बोलता है कि मिनिमम देयर आर 2 अकाउंट्स, मैक्सिमम कैन बी नंबर ऑफ मल्टीपल, ठीक है, जितने मर्जी हो सकते हैं। तो आप एक चीज करो, इस ट्रांजेक्शन में अगर देखा जाए तो 2 अकाउंट इन्वॉल्व है। डिपॉजिट किया है कैश और कहाँ किया है, बैंक में। तो कैश आपका एक तो माइनस हुआ है और किसमें जाके जमा हुआ है, बैंक में। तो कैश एक अकाउंट आपका आ गया और दूसरा अकाउंट कौन सा आ गया, बैंक अकाउंट। वेट वेट वेट, ट्रांजेक्शन अभी ना बताओ, पहले रूल पढ़ लेते हैं फिर उसके बाद करते हैं, ठीक है। इसी तरह आपकी हर ट्रांजैक्शन में आपको ये आइडेंटिफाई करना है और इस ट्रांजैक्शन को अप्लाई करने, इस ट्रांजैक्शन पे रूल्स अप्लाई करने से पहले हमें थोड़ा सा रूल्स को जान लेते हैं कि अगर पर्सनल अकाउंट की बात करेंगे
तो पर्सनल अकाउंट बोलता है DR एंड CR, सॉरी CG, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। जब भी कोई रिसीवर पैसा रिसीव करेगा, पर्सनल अकाउंट होगा, तो उसके अकाउंट को आप क्या करोगे, डेबिट करोगे। उसी तरह अगर कोई गिवर है, कोई पैसा देने वाला है, तो उसके अकाउंट को आप क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। सिंपल फंडा है। उसी तरह अगर एसेट की बात करें, रियल अकाउंट की बात करें, तो रियल अकाउंट में ऑल एसेट्स की बात करता है और वो बोलता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। शॉर्ट फॉर्म्स में याद रखो, डी को DRCG, ठीक है, ऐसे करके भी याद कर सकते हो। उसी तरह आपका नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट में हमेशा एक्सपेंसेस विल ऑलवेज बी डेबिटेड और इनकम विल ऑलवेज बी क्रेडिटेड, ठीक है। एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट होंगे, इनकम हमेशा क्रेडिट होगी। पर्सनल में डेबिट रिसीवर, क्रेडिट गिवर। रियल में डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इन तीनों रूल्स में से इस ट्रांजैक्शन में कौन सा अप्लाई हो रहा है। तो अब मुझे बताओ कि कैश अकाउंट जो है वो कौन सा है, पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है या नॉमिनल, या आप बताओ। ओके, रियल अकाउंट। ओके डन। तो आप मुझे बताओ कि बैंक क्या है आपके लिए। यही प्रॉब्लम है, जिसने रियल बोला, किसी ने पर्सनल बोला। द प्रॉब्लम ऑफ ट्रेडिशनल अप्रोच इज इन दिस, कि क्या होता है बेसिकली कि अगर देखा जाए ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से, तो बैंक अकाउंट बेसिकली पर्सनल अकाउंट है। क्यों पर्सनल अकाउंट है? बिकॉज बैंक इज ए ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्गेनाइजेशन हमेशा पर्सनल अकाउंट होगा, ठीक है। तो पल्लवी इसको करेक्ट कर लेना, पल्लवी ने ही शायद दिया था रिप्लाई। उसके अलावा कैश, कैश आपका हमेशा रियल है, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन बेसिकली ट्रेडिशनल अप्रोच में बहुत जगह मिलेगी आपको। तो कोशिश करना, अगर आपको इससे बेटर लगता है तो आप इसी को पकड़ो, अगर आपको मॉडर्न बेटर लगती है तो मॉडर्न पकड़ना, ठीक है। तो कैश अकाउंट रियल अकाउंट है और बैंक अकाउंट पर्सनल अकाउंट है, तो दोनों में अपना अपना रूल लग जाएगा। जैसे रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट में क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन। अब कैश आपका बेसिकली इस ट्रांजैक्शन में जा रहा है, क्योंकि डिपॉजिट किया आपने कैश बैंक में, तो इसमें डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आउट है तो दैट मीन्स इट विल बी क्रेडिटेड। उसी तरह बैंक, बैंक बेसिकली पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट है तो बैंक इस टाइम पे रिसीव कर रहा है, तो बैंक क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। आई होप ये क्लियर है। आई डिडंट गेट यू रईस मलिक, क्या समझ नहीं आया आप क्या पूछ रहे हैं। मतलब अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल अप्रोच सेम होता है, मतलब कि दोनों रियल या दोनों पर्सनल। अच्छा, नो, नेवर, कुछ भी हो सकता है। आप ये मत समझना कि रियल रियल ही होगा दोनों, तो आप एक को रियल लगा दोगे, नीचे भी रियल लगा दोगे और आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, ट्रांजैक्शन में दो अकाउंट होती है, लेकिन दोनों अकाउंट सेपरेट होते हैं, सेम नहीं होंगे कभी भी, ठीक है। तो आगे चलते हैं। तो ये है आपकी ट्रेडिशनल अप्रोच। इसको आपने जब भी आपके क्वेश्चंस आएंगे, क्वेश्चंस हम आगे करेंगे इसके बाद, ठीक है। तो इसको इस तरह आपने अप्लाई करना है। आगे हम बहुत एग्जांपल्स करेंगे, मैं दोनों अप्रोचेस से आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा, ठीक है। आगे चलते हैं।
सो दिस इज मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच ये ऊपर वाली नहीं, नीचे वाली है, ये वाली, ठीक है। मॉडर्न अप्रोच इज सिंपली दे हैव डिवाइडेड इट इनटू एसेट। असल में बहुत तरीके से डिवाइड हुआ है ये, लेकिन मैं आपको सिंपल वे बता रहा हूं कि 4 पार्ट्स में डिवाइड: लाइबिलिटी, एक्सपेंसेस और इनकम, ठीक है। तो इसको हमेशा याद रखना कि एसेट जब भी क्रिएट होता है, ऑब्लिक इंक्रीज होता है, वो हमेशा डेबिट होगा, और एसेट जब भी डिलीट होता है या डिक्रीज होता है, वो हमेशा क्रेडिट होगा। उसी तरह लाइबिलिटी उल्टा हो जाता है। लाइबिलिटी जब भी इंक्रीज क्रिएट होती है या फिर इंक्रीज होती है, ये क्रेडिट होगी, और लाइबिलिटी जब भी डिलीट होती है या डिक्रीज होती है, तो ये डेबिट होगी। और एक्सपेंसेस इट विल बी सेम लाइक नॉमिनल अकाउंट। एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट होते हैं और इनकम हमेशा क्रेडिट होती है, ठीक है। अभी तक क्लियर है? इसको शॉर्ट फॉर्म में आप याद रख सकते हो, ACD ADC, ठीक है, LCC LDD ED and IC। asset creation debit, asset deletion credit, liability creation credit, liability deletion debit, expenses are always debited and income is always credited। I hope अभी तक क्लियर है। इसका क्वेश्चन भी करेंगे हम इसके बाद। चलो आगे चलते हैं। इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं, आप ये नोट डाउन कर लो। मैं थोड़ा मिटा रहा हूँ, हम शॉर्ट फॉर्म में नीचे लिखी हुई है नीचे शॉर्ट फॉर्म, उसी से करेंगे हम। तो जो पिछले वाला क्वेश्चन था उसी को हम करते हैं इससे। डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक ₹5,000, ठीक है। तो अगेन अकाउंट तो दो है, कौन से? कैश और बैंक। लेकिन अब देखो हमने करना है मॉडर्न अप्रोच, तो इसमें हमारा कोई पर्सनल अकाउंट को नहीं इन्वॉल्व करोगे आप। मैंने कहा एक अप्रोच पकड़नी है, या तो वो वाली पकड़ो या ये वाली पकड़ो। कोई कोई अगर इसकी बात करेंगे तो इसमें कभी भी पर्सनल की बात नहीं करना, या रियल की बात नहीं करना, या नॉमिनल की बात नहीं करना। सिंपली जो मैंने आपको नीचे दिया हुआ है, एसेट क्रिएशन, लाइबिलिटी क्रिएशन, इसको पकड़ना। तो अगर देखा जाए तो बैंक में पैसा या कैश में पैसा दोनों आपके लिए एसेट है, अगर मॉडर्न अप्रोच से देखे जाए, ठीक है। कैश भी आपके लिए एसेट है और बैंक में रखा हुआ पैसा भी आपके लिए एसेट है। लेकिन इसमें कैश बेसिकली डिक्रीज हो रहा है और बैंक इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो मैंने बोला एसेट जब भी डिक्रीज होगा, एसेट जब भी डिक्रीज होगा तो ये क्या होगा? क्रेडिट होगा। उसी तरह एसेट जब भी इंक्रीज होगा तो ये क्या होगा? डेबिट होगा, ठीक है। तो देखना पीछे वाला जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन आया, आंसर सेम ही, बस अप्रोच का डिफरेंस था। आई होप अभी तक सबको क्लियर है। रिप्लाई कर दें। ओके, थैंक यू। आगे चलते हैं। तो हम अब डायरेक्टली ट्रांजैक्शंस पे जाएंगे और उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलो, अब दोनों तरीके से हम सॉल्व करेंगे। रियाज मलिक, डिविडेंड इज अ टाइप ऑफ प्रॉफिट। आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसमें जो भी आपका कहीं से, जैसे आपने किसी कंपनी में पैसा लगा दिया तो उससे जो आपको प्रॉफिट इन रिटर्न आता है, दैट विल बी ए डिविडेंड, ठीक है। इसको भी डिस्कस करेंगे। आप वेट करो थोड़ा सा, हर एक चीज पे जाएंगे। मैं स्लो चल रहा हूँ, मैं तेज नहीं चल रहा ज्यादा, क्योंकि हमने बेसिकली इस क्वेश्चन, मैंने तो ये सोचा हुआ है कि आपको ऐसे आप
हो जाओ कि नवंबर तक आप इसको इजीली क्रैक कर सको। एटलीस्ट अकाउंट्स में तो आई कैन गारंटी यू दैट कि आपको मैक्सिमम क्वेश्चन आपके निकल जाएंगे, ठीक है। लेकिन स्लो चलो, मैं हर चीज को एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है रियाज मलिक। चलो आगे चलते हैं। तो ये कुछ ट्रांजेक्शन्स है जो मैंने लिखी हुई है। इसको मैं दोनों तरीके से करवाऊंगा। जिसको ऐसा लगता है कि ट्रेडिशनल अप्रोच इजी है तो वो ट्रेडिशनल अप्रोच से करे, जिसको ऐसा लगता है मॉडर्न अप्रोच इजी है तो मॉडर्न से करे। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, डिफरेंस कुछ नहीं है, हमेशा आंसर सेम ही आएगा। द रीजन, मैं अपनी बात करूंगा तो मैं हमेशा ट्रेडिशनल की जगह मॉडर्न पढ़ाता हूँ, बिकॉज मॉडर्न इज मोस्ट इजीएस्ट। अगर अकाउंट्स का बच्चा होगा, अकाउंट्स सब एज अ सब्जेक्ट उसने मतलब ग्रेजुएशन में पढ़ा होगा, उसके लिए बहुत इजी है ट्रेडिशनल अप्रोच को पकड़ना। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जो कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे मैंने बैंक की एग्जांपल दी। बैंक ऑर्गेनाइजेशन थी, वहां पे पर्सनल अकाउंट था, लेकिन यहाँ पे सिंपली आपका एसेट था। जिस हिसाब से कुछ लोगों ने रियल भी बोला, लेकिन वहां पे रियल नहीं था, है ना। वहां पे सिंपली हमने एसेट में डिवाइड किया था। तो आपको उस हिसाब से देखना है जो आपको इजी रहेगा। मैं दोनों कराऊंगा, जहां तक हमें लगेगा, मुझे लगेगा कि दोनों करानी चाहिए वहां दोनों। फिर उसके बाद आगे आप खुद आंसर निकालोगे, चाहे वो आप मॉडर्न अप्रोच का पकड़ो, चाहे वो आप ट्रेडिशनल अप्रोच पकड़ो, ठीक है। तो पहला है इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल इन कैश ₹20 लाख कर देते हैं इसको, ठीक है। अब देखो आपको, चलो इससे पहले ना मैं आपको एक जर्नल का फॉर्मेट बता देता हूँ। जर्नल बेसिकली इसका फॉर्मेट होता है, ठीक है। और इस फॉर्मेट के हिसाब से आपको जो भी एंट्री होती है वो उसमें प्लॉट करनी होती है। लाइन सीधी नहीं बजेंगी, जैसी बज रही है समझ लेना। तो चलो आगे चलते हैं। पर्टिकुलर, ये आ गया आपका डेट, ये आ गया आपका पर्टिकुलर, ये आ गया आपका लेजर फोलियो, ये आ गया आपका डेबिट, और ये आ गया आपका क्रेडिट। दिस इज बेसिकली द फॉर्मेट, और इसी फॉर्मेट के हिसाब से आपको फॉलो अप करना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल पीछे वाला क्वेश्चन था, उसमें क्या हो रहा था, कैश अकाउंट आपका क्रेडिट हो रहा था और बैंक अकाउंट आपका डेबिट हो रहा था, ठीक है। अब यही एंट्री हमें यहाँ पे प्लॉट करनी होती है, ठीक है। अब ये कैसे प्लॉट करनी होती है, स्पेस कम है तो मैं नीचे लिख देता हूँ। बैंक अकाउंट आपका क्या होता है, डेबिट हो रहा है, तो डेबिट वाली एंट्री हमेशा ऊपर लिखोगे, और लिखोगे टू कैश अकाउंट। इस टू का मतलब क्रेडिट इटसेल्फ होता है, तो इसलिए हम क्रेडिट आगे नहीं लिखते हैं, ठीक है। आगे क्रेडिट नहीं लिखते। तो इस तरह हमें एंट्री करनी पड़ती है। ये एंट्री आपकी जैसे ही हो जाएगी, इसके नीचे आप लिखोगे ब्रैकेट में, इसको बोला जाता है नरेशंस। नरेशंस में क्या लिखोगे कि बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। ये आपको नहीं आएगा, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। अगर कहीं क्वेश्चन आ गया कि व्हाई वी राइट नरेशंस, तो आप मुझे बताओ कि हम नरेशंस क्यों लिखते हैं। एनीवन? हम नरेशंस क्यों लिखते हैं? हमने तो ऊपर लिख दिया है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, लेकिन फिर भी नीचे नरेशंस लिखने की क्या जरूरत पड़ी? टू आइडेंटिफाई द ट्रांजेक्शन, वो तो आपने पहले कर दी आइडेंटिफाई। चलो मैं बताता हूँ, ठीक है। इस चीज को हमेशा समझना कि बेसिकली आप एक चीज हमेशा याद रखना कि, चलो पहले रिप्लाई देख लेते हैं। नो, चलो मैं आपको बताता हूँ, रुको। ये जो बुक कीपिंग है, दिस इज मेंटेन्ड बाय ए बुक कीपर, ठीक है। बुक कीपर जो होता है उसको पूरी नॉलेज होती है अकाउंट्स की, और वो जो क्रेडिट डेबिट करता है वो अपने हिसाब से करता है, ठीक है ना।
रूल्स लगाता है सिंपली बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बट बेसिकली बिजनेस का जो मालिक होता है वो ओनर होता है, और ओनर को नहीं पता है कि भैया ये बैंक अकाउंट डेबिट क्या मतलब है, कैश अकाउंट क्या मतलब है। तो उसको समझाना या किसी और को समझाना, ठीक है, किसी बाहर के क्रेडिटर को समझाना, एक्सटर्नल जो जिनके जिनके ऊपर लाइबिल एक्सटर्नल जो हमारे लिए लाइबिलिटीज है, उनको जो हमें पैसा देते हैं, बैंकर्स को समझाना या किसी और को, तो उन चीजों को समझाने के लिए हमें नीचे नरेशंस लिखनी होती है। क्योंकि अगर सपोज हमने ये लिख दिया तो ओनर जब अपना अकाउंट देखेगा तो उसको समझ नहीं आएगा, लेकिन अगर वो नीचे देखेगा कि बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, उसको याद आ जाएगा कि हाँ पैसा जमा करा है, ठीक है। तो ये पैसे वाली ही एंट्री है। समझ आ गई आपको? तो नरेशंस वी राइट बिकॉज कि लेमैन को समझ आ सके अकाउंट्स। तो जैसे ही एंट्री यहाँ पे आती है, उसके अगला जो कॉलम है दैट इज ऑफ एलएफ। एलएफ क्यों हम डालते हैं, ये आप मेंटेन नहीं करते, ये वहां मेंटेन होता है जहां पे ये एक्चुअल में जर्नल यूज किया जाता है। कोई भी बड़ा बिजनेस होगा तो वहां पे आपको एलएफ यूज होगा। एलएफ का मतलब होता है लेजर फोलियो, फोलियो मींस पेज, ठीक है। पोर्टफोलियो आपने सुना होगा, फोलियो का मतलब है पेज। तो लेजर के पेजेस बेसिकली इट इज, एलएफ मींस इंडेक्सिंग। क्या करता है ये कि जर्नल को लेजर से जोड़ता है, ठीक है। अगर यहाँ पे आपकी एंट्री डाली है आपने, और यही एंट्री फिर उठ के कहाँ जाती है, मैंने आपको बताया था जर्नल आपकी रफ कॉपी टाइप होती है, और आपको जब फेयर करना होता है डिफरेंट लेजर्स में, तो उस लेजर में जब ये एंट्री जाएगी, कोई भी एंट्री, तो उसका पेज नंबर लेजर फोलियो में कहाँ पे ये गई है, जैसे पेज नंबर 3, ठीक है। तो यहाँ पे आप 3 देखोगे तो लेजर खोलोगे 3 नंबर, वहां पे आपको ये वाली एंट्री दिख जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब होता है दिस इज जस्ट टू हेल्प, दिस इज जस्ट फॉर कनेक्टिविटी एंड इंडेक्सिंग, ठीक है। तो डेबिट मतलब विच इज रिटन ऑन द लेफ्ट साइड, एंड क्रेडिट मतलब विच इज रिटन ऑन द राइट साइड। एक चीज हमेशा याद रखना, डेबिट और क्रेडिट खुद में कुछ नहीं है। आपने देखा होगा मैंने जो एग्जांपल दी आपको, एसेट का क्रिएशन डेबिट, उसी तरह लाइबिलिटी का क्रिएशन क्रेडिट हो रहा था, ठीक है। तो डेबिट और क्रेडिट खुद में कुछ नहीं है। डेबिट इज समथिंग विच इज रिटन ऑन द लेफ्ट साइड एंड क्रेडिट इज समथिंग विच इज रिटन ऑन द राइट साइड, द ओनली मीनिंग इन द अकाउंट्स। उसके अलावा इसका कोई मीनिंग नहीं, ठीक है। और अगर कोई पूछे कि डेबिट और क्रेडिट क्या होता है, तो आप बोलो कि किस कंटेक्स्ट में पूछ रहे हो। अगर एसेट के पूछ रहे हो तो एसेट का अलग है, और लाइबिलिटी का पूछ रहे हो तो लाइबिलिटी का अलग है। क्या लिखा हुआ है, जर्नल और लेजर परमानेंट और ट्रस्टवर्दी कौन सी है, मतलब समझा नहीं मैं। समझा नहीं, आप रुक जाओ थोड़ा, इसको मैं लास्ट में एक्सप्लेन करता हूँ जो भी आपने पूछा है, ठीक है। क्योंकि अभी आपकी शायद वीडियो हो सकता है कि बंद हो जाए, क्योंकि 30 to 40 मिनट्स के बाद वीडियो बंद हो जाती है। उसके बाद मैं दोबारा लिंक शेयर करूंगा, शायद अभी आज नहीं हुई। चलो अच्छा, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, ठीक है। ये आपकी जैसे एंट्रीज है, ये एंट्रीज को हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है, कैसे आपका रूल्स अप्लाई होते हैं। आप रूल्स को अच्छे से याद कर लेना, कल हम सीधा डायरेक्टली क्वेश्चंस पे आएंगे, ठीक है। तो चलो अब एक काम करते हैं, अब आपके डाउट्स लेते हैं थोड़े से। तो बताओ पहला डाउट। डिफरेंस बिटवीन, एक मिनट, जर्नल एंड जर्नल लेजर, कोई बताएगा क्या डिफरेंस होता है? मैं बाद में बताता हूँ। एनीवन? नहीं है? चलो, हाँ रियाज मलिक, देखो, अगर देखा जाए
तो ओके, जर्नल इज टेकन फर्स्ट देन इनटू लेजर, आफ्टर जर्नल पोस्टिंग विल बी डन। लेकिन उसने जर्नल उसने जर्नल पूछा है और जर्नल पूछा है, यही पूछा है ना? जैसा सर ऑप्शन में आता ना कई बार। जो आपने क्वेश्चन पूछा है ना रियाज मलिक, ये क्वेश्चन आपका सही नहीं है। आप पूछोगे कि जर्नल और जनरल लेजर में क्या फर्क है। जनरल जर्नल कुछ नहीं होता है, जर्नल ही होता है, वो उसी को डे बुक बोलते हैं। जर्नल को ही डे बुक बोलते हैं, ये दोनों एक ही चीज है। तो कई बार ऑप्शन में पूछते हैं ना, वो जर्नल लेजर पता नहीं क्या क्या पूछते हैं, वो हाँ, ऑप्शन दे देते हैं जर्नल और उसका। लेजर पूछते हैं आप। जर्नल प्रॉपर अलग होता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल श्रुति, जर्नल एंड जर्नल प्रॉपर अलग होता है। ठीक है, एक मिनट, शायद नेट बंद हो गया। क्या हो गया है? आवाज आ रही है क्या? अच्छा ठीक है, ठीक है, मुझे लगा नेट बंद हो गया। एक्चुअली लाइट चलेगी मेरे यहाँ है। नेट बंद हो गया, ओके। चलो तो आज हम इतना ही रखते हैं। आप देखो, जर्नल और जर्नल लेजर में ओनली डिफरेंस इज, जर्नल पहली बुक है, फर्स्ट बुक है, और जर्नल लेजर इज एक्चुअल बुक ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, इसके अलावा इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। इसको हम स्टेप वाइज पढ़ेंगे। आज हम जर्नल खत्म करेंगे आहिस्ता आहिस्ता, फिर हम लेजर पे शिफ्ट होंगे। ठीक है, तो जो भी आपकी रफली एंट्रीज जाती है वो आपकी जर्नल में जाती है। तो आज किसी को डाउट आज के लेक्चर में, प्लीज राइट डाउन। यस इट इज कंपल्सरी, बिल्कुल है। अगर किसी ने माइक पे पूछना है वो माइक पे पूछ सकता है। मेरे को कोई डाउट ही नहीं हो रहा था। किसी को डाउट है वो पूछ सकता है। किसी को डाउट, आज के लेक्चर की बात करना। और किसी को अगर डाउट होता है ना तो वो मुझे वो हमारा जो ग्रुप है जिसमें आपको शेयर होती है वीडियोस, आप उसमें डाल सकते हैं, तो मैं आपको वहां पे रिप्लाई करूंगा। ठीक है, हर चीज को यहाँ पे नहीं डिलीवर कर सकते। बहुत सी चीजें होती है जो हमें सेपरेटली डिस्कस करनी पड़ती है डिटेल में।